गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं पारस्परिक प्रेरक या पारस्परिक प्रेरण गुणांक। इससे पहले मैंने आप लोगों को पारस्परिक प्रेरण की घटना समझाया था। इसमें क्या होता था, दो कुंडली होता था, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जब किसी प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता था तो सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाता था। इस घटना को पारस्परिक प्रेरण की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहां हम दो कुंडलियां बना देंगे। एक को बना देंगे हम प्राइमरी कुंडली, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, V वोल्ट के बैटरी से, और यहां एक धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे। ठीक है, और इससे बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करेंगे। तो इसके सामने एक और कुंडली रखा होगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी कुंडली। इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं ताकि यहाँ जब धारा उत्पन्न हो जाए तो इसके गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें धारा उत्पन्न हो गया। तो इसका नाम है प्राइमरी कुंडली और इसका नाम है सेकेंडरी कुंडली। तो क्या होगा, जब प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो ये वाला बनेगा साउथ पोल, ये वाला बनेगा नॉर्थ पोल, जो कि ऑलरेडी समझा चुके थे। और यहाँ से लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा कुछ इस तरह, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है ईएमएफ, और उसके वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा, बोलो, धारा उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को हम कहेंगे पारस्परिक प्रेरण की घटना। तो स्वप्रेरण में एक कुंडली था जबकि पारस्परिक प्रेरण में दो कुंडलियां हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमको यहाँ क्या देखना है, पारस्परिक प्रेरक क्या है इसको समझना है और पारस्परिक प्रेरण गुणांक को समझना है। इसके मात्रक और विमा को भी प्राप्त करना है। ठीक है, इसके मात्रक एवं विमा को भी क्या निकालना है, प्राप्त करना है। समझ में आ गया? देखो तो क्या होगा, तो बहने वाली धारा में परिवर्तन किस में कर रहा है, बोलो, प्राइमरी कुंडली में। तो सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो मान लेते हैं, माना कि I बराबर प्राइमरी कुंडली से किसी क्षण बहने वाली धारा। तो I बराबर क्या है, प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कुंडली से किसी क्षण बहने वाली धारा, तो प्राइमरी कुंडली में किसी क्षण बहने वाली धारा कितना है, I। और जिस समय प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा I होगा उस समय सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना से होगा, बोलो, फाई से। तो फाई बराबर सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा सेकेंडरी कुंडली में उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां अगर धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ फाई में परिवर्तन बढ़ेगा, यहां धारा का मान घटेगा तो यहाँ फाई भी क्या होगा, बोलो, घटेगा सेकेंडरी कुंडली से। आगे बात समझ। और जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होता है, उतना ज्यादा इस गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। ये तो सेकंड लॉ बताया था, फैराडे सेकंड लॉ, कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा I चुंबकीय फ्लक्स में उतना ज्यादा परिवर्तन। इसका मतलब समझ में आया सीधा साधा कि I समानुपाती क्या होगा, बोलो, फाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई समानुपाती I। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो कौन से कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में। तो सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर डी फाई बाई dt। चाहो तो माइनस साइन लगा सकते हो, माइनस साइन क्या था, लेंज लॉ। ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। तो फाई की जगह पुट करो। अच्छा, एक मिनट और, यहां और समझना है थोड़ा सा, फिर से बता देते हैं। तो जितना ज्यादा प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होगा सेकेंडरी कुंडली में उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि I समानुपाती क्या होगा, बोलो, फाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई समानुपाती I भी लिख सकते हैं। और जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह यहां लगेगा एम आई। तो जहां m क्या है, जहां m एक समानुपाती नियतांक है जिसे पारस्परिक प्रेरक या पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहा जाता है। तो m को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिख सकते हो यहां, जहां m एक समानुपाती नियतांक है
जिसे क्या बोलते हैं बोलो, पारस्परिक प्रेरिक प्रेरक या पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहा जाता है, यहां लिख लेना। ठीक है, तो अतः सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां लिख दे रहे हैं। तो अतः सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होता है, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी फैराडे सेकेंड लॉ से। तो यहाँ फाइव की जगह पुट करो, अच्छा माइनस साइन लेंज लो, चाहो तो हटा सकते हो, तो हटा देते हैं हम, फाइव डी फाइव बाई डी टी, ई बराबर लिख दिया डी फाइव बाई डी टी, यहां लिख रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समझ में आ गया। तो फाइव की जगह क्या लिख सकते हो बाबू, फाइव की जगह लिखेंगे एम आई, तो यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ एम आई बाई डी टी। एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, एम को बाहर निकाल दिए, यहाँ लिखने डी आई बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू डी टी बराबर क्या होगा, M और इंटू डी आई। तो यहां से M निकाल लो, M बराबर क्या होगा, M बराबर होगा E डी टी और बाई टी आई। तो कुंडली का पारस्परिक प्रेरक का फॉर्मूला कितना आया, M बराबर E डी टी और बाई क्या आया बोलो, डी टी आया। आगे बात समझ में, समझ में। अब हमको उसका क्या निकालना है, मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। इसको मिटा के, बहुत छोटा छोटा है, कहाँ ज्यादा हार्ड है, बहुत आसान है, धड़धड़ा के बन रहा है सब। अब उसका मात्रक और बीमा निकालना। तो कुंडली का पारस्परिक प्रेरक का जो फॉर्मूला आया मेरे पास, वो आया M बराबर E टी टी बाई डी आई। यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल M। तो वोल्ट का यूनिट, विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है बोलो, वोल्ट। अरे वोल्टेज का यूनिट तो वोल्ट ही होगा ना, EMF का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। और dt टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकंड। और di करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर। सॉल्व करेंगे तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। याद आ रहा है कुछ देख के, यस, ये हेनरी इसी को बोलते हैं, अभी पढ़ाए थे। इसको क्या बोलते बोलो, हेनरी। यानी कि 100 प्रेरक और पारस्परिक प्रेरक दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, हालांकि बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं। चलो, तो वोल्ट का याद होना चाहिए, तो वोल्ट का हम बताए थे V बराबर होता है W बाई Q होता है, और W का तो याद होना चाहिए बाबू, M L का पावर 2 T का पावर -2, और चार्ज का हो गया 80। सॉल्व करेंगे तो M L का पावर 2 T का पावर -3 A का पावर -1, ये किसका निकला बोलो, वोल्ट का। तो वोल्ट की जगह लिखो M L का पावर 2 T का पावर -3 A का पावर -1, और ये वाला सेकंड है, तो सेकंड का यूनिट क्या हो गया बोलो, टाइम। सेकंड का डायमेंशन बोलो कैपिटल T और एम्पियर का A। सॉल्व करेंगे तो M L का पावर 2 T का पावर -2 A का पावर -1, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब पारस्परिक प्रेरक का भी परिभाषा बता देते हैं, इसका डेफिनेशन बताते हैं क्या होता है। देखो पारस्परिक प्रेरक क्या बोलेंगे, देखो इसका डेफिनेशन, पारस्परिक प्रेरक का परिभाषा क्या कहता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आया, E बराबर d5 बाई dt, और 5 की जगह क्या पढ़ा है अभी, mi पुट करते हैं। तो E बराबर d यहाँ mi और बाई dt, m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कैपिटल M बाहर, और di बाई dt। देखो यदि di बाई dt बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, यदि di बाई dt 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो E बराबर क्या हो जाएगा बोलो, m, यानी कि m बराबर हो जाएगा E हो गया। मतलब क्या समझे, देखो यहाँ दो कुंडली है, कैसे बोलेंगे, यदि प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, यदि प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो सेकेंडरी कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसी विद्युत वाहक बल को पारस्परिक प्रेरक कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल सेकेंडरी कुंडली में पैदा होगा इस बार, क्योंकि दो कॉइल है ना। तो प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में जब परिवर्तन करेंगे, तो सेकेंडरी कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पारस्परिक प्रेरक गुणांक, या फिर पारस्परिक प्रेरण गुणांक बोलो, चाहे पारस्परिक प्रेरक बोलो। आगे बात समझ में। अब इसका भी मात्रक हेनरी है, तो हेनरी का डेफिनेशन यहां से भी दे सकते हैं हम लोग, 1 हेनरी का डेफिनेशन तो लिखा देते हैं, डिफाइंड 1 हेनरी। 1 हेनरी का देखो परिभाषा, 1 हेनरी
1 हेनरी का डिफिनेशन देखो कैसे बता रहे हैं। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर d∅dt, फिर से वही कहानी, फाई की जगह क्या होता है बाबू, mi होता है। बोले जी सर। E बराबर क्या होगा d, और फाई की जगह लिखेंगे mi, और बाई क्या लिखोगे, बोले dt। बोले जी सर। E बराबर क्या होगा m, और di, और बाई क्या लिखोगे, dt होगा ना। अब देखो वही कहानी, यदि, ठीक है, यदि di/dt का मतलब हमको 1 हेनरी का डेफिनेशन देना है, तो यदि di/dt को 1 एम्पियर पर सेकंड कर दे और E का वैल्यू 1 वोल्ट कर दे, तब मेरे पास M का वैल्यू 1 हेनरी आएगा। बोले जी सर। कैसे, ये 1 तो M का वैल्यू 1 ही ना आएगा, 1 हेनरी तो आ गया। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डेफिनेशन कैसे देंगे, तो कहां हम लोग परिवर्तन कहां करेंगे, बहने वाली धारा में परिवर्तन तो प्राइमरी कुंडली में करेंगे ना। तो यदि प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड से हो रहा हो और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट हो, तो इस कुंडली का पारस्परिक प्रेरक जो होता है 1 हेनरी होता है। तो यदि प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन कितना, 1 एम्पियर पर सेकंड से, और अगर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो उस कुंडली का पारस्परिक प्रेरक कितना होगा, 1 हेनरी होगा। समझ में आ गया। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया इसमें से, इसमें भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना एग्जाम के लिए। एमसीक्यू में हेनरी वगैरह का डेफिनेशन पूछता है, ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया डेरिवेशन के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है बाबू, कमेंट करने से ही पता चलता है, ठीक है, कि लेक्चर्स कैसा लग रहा है आप लोग को। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर उसको और कुछ बेहतरीन किया जाएगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।